हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 8 भूगोल का सेशन चल रहा है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को कंप्लीट करेंगे। इससे पीछे हम क्लास 6-7 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का वीडियो चैनल पर बना करके डाल दिए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में चाहे तो पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है और हर एक प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी भी है। तो आप चलिए, आज बिना समय गंवाए, चैप्टर लंबा है इसलिए हम थोड़ा तेजी में चलेंगे और शुरू भी करते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तंजानिया, अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो चलिए, इससे पहले कि कुछ जो फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। आओ, जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। अब देखिए एक फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। देखिए, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के क्षेत्र के 30%, जो भूमि है उसके 30% भाग पर रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। 30% पर 100% में 30% पर अच्छे खासे लोग रहते हैं और 70% भूमि या तो निर्जन है या तो बहुत विरल जनसंख्या है, कहीं कहीं लोग रहते हैं। इस प्रकार से 90% जनसंख्या निवास करती है। ओके, अब चलिए अब भूमि के बारे में समझते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव को एक एक करके समझेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। तो भूपृष्ठ के जितना माने पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उस पर उसका 30% भाग भूमि है और 70% भाग जल है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य भी नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र समांतर विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो इस प्रकार से कई प्रश्न हमने अपना तैयार किया। 30% भूमि पूरे क्षेत्रफल का और 70% जल है।
और इस भूमि का उपयोग जो है स्थलाकृति मृदा स्थिति में आप जो पढ़ें, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। जैसा कि शब्द से ही अर्थ निकलता है कि भूमि निजी जो होती है वह पर्सनली व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय यानी कि समाज के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय यानी कि समाज से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि की को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो चारा, फलों, नट या औषधि बूटी को, अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो सामुदायिक भूमि होती है उसमें क्या क्या होता है, चारा, फलों, नट या औषधि बूटी। इसका दूसरा नाम साझा संपत्ति संसाधन भी है। दूसरा नाम क्या है, साझा संपत्ति संसाधन। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि का उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो पर्यावरण का प्रमुख खतरा क्या है, ध्यान रखिएगा, निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रामीण कृषि है। ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र का ये जो आप भूमि उपयोग में क्या क्या करता है, ग्राम में लोग गांव घर में स्कूल बनाता है, जगह घर बनाता है, रोड बनाता है गाड़ी रखने के लिए। देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। तो भूमि संरक्षण के लिए क्या क्या तरीके हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के नियमित उपयोग तथा अतिचारण। चलिए अब मृदा को पढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। प्रश्न, मृदा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, निर्माण किससे होता है? तो चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ, ये देखिए, ये जो है यहाँ भूस्खलन का एक परिभाषा दिया गया है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूस्खलन को समान रूप से शैल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। तो भूस्खलन कब होता है? जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है या ज्वालामुखी होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय होती है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन, देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, किन्नौर जिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेकांग पिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन
द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची। पणजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। नियोजीकरण क्रियाविधि है, इसे स्किप करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो है हम लोग वहाँ पढ़े थे, वहाँ से छोड़ करके तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा के बारे में, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो मृदा का उपजाऊ अच्छा प्रकार से कौन बनाता है? खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण। यहाँ देखिए कुछ फैक्ट देखिए। मृदा परिच्छेदिका, ये देखिए ऊपर ये मृदा है, मिट्टी, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू गाद कले के साथ उप मृदा, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, जनक चट्टानी। ये इस प्रकार से शब्दावली है। अपक्षय का अर्थ तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। तो अपक्षय कैसे कैसे होता है? शैल इसमें टूटते हैं तापमान परिवर्तन से, तुषार क्रिया द्वारा, पौधों द्वारा, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा। देखिए ये फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने समय लगते हैं? तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये देखिए ये फैक्ट है, एक मृदा का बनाया गया है। मृदा कैसे बनता है? जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। ये देखिए उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक क्रियाकलाप, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो मृदा निर्माण के कारक कौन कौन है? मृदा का निर्माण का कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप। कौन शैल? जनक शैल। जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। तो ठीक जनक शैल का नाम ध्यान में रखिएगा। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपर्दन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। क्या क्या? अपर्दन और क्षीणता। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक क्या क्या है? वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। तो याद रखिएगा कि मृदा के जो अपर्दन और क्षीणता के जो कारक हैं, जो भी हमने पढ़ाया, क्या क्या? वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन और भूस्खलन और बाढ़। मल्व बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसमें मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ये है, ये देखिए आपको समुच्च रेखाई जुताई का ये फिगर है। ये वेदिका फॉर्म जो पहाड़ों को खेती जाती है वेदिका बना करके। तो वेदिका फॉर्म के बारे में अभी आप देखिए। चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। कहाँ? तीव्र ढालों पर, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपर्दन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई यह किस प्रकार से होती है? तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। प्रश्न बनता है
कि ढाल से नीचे बहते जल के लिए जो प्राकृतिक अवरोध किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो जहाँ जो वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं पवन को रोकने के लिए, वह रक्षक मेखलाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रक्षक मेखलाएं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं, समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। ये क्रियाकलाप है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो जल के प्रवाह को कम करने के लिए क्या किया जाता है? चट्टान बांध बनाया जाता है। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। तो बीज की फसल कैसे उगाई जाती है? एकांतर कतारों में उगाई जाती है वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित करने के लिए। जल के बारे में अब पढ़ेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कल हमने प्रथम अध्याय में नवीकरणीय और अनवीकरणीय को पढ़ाया था, तो जिसमें जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होता है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, 70% 3/4, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागर कितने में फैले हैं? तो 2/3। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। पृथ्वी पर अलवण जल जो है वह 2.7% ही है, बाकी सब लवणीय जल है। महासागर में इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ये देखिए, आपको एक औसतन भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। एक भारतीय नागरिक जो है 150 लीटर, जिसमें पीना, खाना बनाना, पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर, बस धोने के लिए 40 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर और बागवानी के लिए 23 लीटर। इस प्रकार से 150 लीटर जल का प्रयोग रोज करता है। ओके, कहाँ चले गए भाई हम लोग? प्राकृतिक वनस्पति में पीछे आइए। ये देखिए, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, जो 2.7%। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि अलवणीय जल कितना है, तो 2.7%। बाकी लवणीय जल है, माने खारा जल। लवण का माने खारा। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। ये प्रश्न बनता है कि क्या जल की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है? कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जल का परिवर्तन होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, बस वाष्प के रूप में। गैस का माने वाष्प। बाकी जल नष्ट नहीं होता है, बस परिवर्तन होकर के बस जल चक्र के माध्यम चला आता है, वह स्थिर होता है। न जल बढ़ता है न घटता है। इतना बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है।
जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जन जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं क्या हैं, ये देखिए। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अम्लीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्याएं बनी रहती हैं। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धात्वीय और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। क्या क्या? नाइट्रेट और पीड़कनाशी। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। और वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। तो क्या? ड्रिप और टपकन विधि। ये क्या है? ड्रिप और टपकन विधि। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन का संरक्षित किया जा सकता है। तो ड्रिप और टपकन विधि सिंचाई की विधि है। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? ये बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। तो बांस का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत के पूर्व में पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में। तो पूर्व और उत्तर पूर्व आंध्र प्रदेश। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शहतूत के पेड़, रेशम कीट जो पैदा होते हैं वह शहतूत के पेड़ों से पाए जाते हैं। शहतूत के रेशम कीट। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। वायुमंडल के बीच के जुड़ा जो संकर क्षेत्र होता है वो जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो जीवन आधारित तंत्र को, जिसमें जीव एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं।
फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायक करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधों और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक और पौधों को असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? मधुमक्खी। पारितंत्र में अपघटक में मधुमक्खी एक भूमिका निभाती है महत्वपूर्ण। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। तो चिड़िया और मधुमक्खी किसके रूप में काम करती हैं? अपघटक के रूप में। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। तो देखिए, चिड़िया और मधुमक्खी क्या है? अपघटक हैं, जबकि गिद्ध अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। तो यह एक प्रश्न बनता है कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक कौन सा जीव है? तो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक जो है गिद्ध को कहा गया है, जो अपमार्जक का काम करता है, गिद्ध। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। ये देखिए कुछ फैक्ट है, तो देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये गिद्ध किस प्रकार से, जो पशुओं का उपचार में डिक्लोफिनेक, कौन कौन दवाई ध्यान रखिएगा, डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन, इब्रुप्रोफेन, पीड़कनाशी से ये क्षति हो रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता पर। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक, तो यहाँ देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। तो मांस और लाइकेन कहाँ होता है? तो ध्रुवीय प्रदेश के टुंड्रा में। तो शीत ध्रुवीय प्रदेश, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो ध्रुवीय प्रदेश है उसमें ही टुंड्रा वन पाए जाते हैं और मांस और लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं। ये मांस और लाइकेन वृक्ष हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनमें कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए? वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवा, नाल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या
में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडलीय निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये देखिए समय समय पर रिपोर्ट है वन्य जीवों, वन के बारे में, वन्य जीवों के बारे में। ये देखिए क्रियाकलाप हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष जनसंख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास को अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। तो कौन कौन से मारना अवैध है? शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। एक फैक्ट है, राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है। ये देखिए, क्या आप जानते हैं CITES यही है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डाल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। तो डाल्फिन और भालू, कैक्टस का वृक्ष, प्रवाल और आर्किड, प्रवाल, आर्किड, ये सबको संरक्षित किया गया है, जिन्हें आप काट और मार नहीं सकते हैं। इस प्रकार से आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था। चलिए, तो आज का सेशन ही समाप्त होते हैं। जो भी प्रश्न है आप इससे पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे तो बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।